हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों पर बदल रहा है सियासी समीकरण। किस सीट पर क्या है मिजाज, कौन सी पार्टी किस सीट पर पड़ रही है बारी, संपूर्ण जानकारी देंगे। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हरियाणा में किस पार्टी को कितनी सीट आ रही है। आपके कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि सर्वे के आधार पर आपके कमेंट पिक किए जा रहे हैं और बड़े बड़े दिग्गज नेता आपके कमेंट पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपको पता है कि हरियाणा का चुनाव दूसरे चरण में चला गया है और उसके बाद तीसरे चरण में आएगा। तीसरा चरण अंतिम होता है। तीसरा चरण 15 अप्रैल के बाद शुरू होगा। दूसरे चरण में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी एज में है। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इलेक्शन को उठाने का प्रयास किया, उसमें सफल भी साबित हुए हैं। लेकिन अंतिम चरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहा जाता है कि अंत भला सो भला। तो कहीं ना कहीं जब बड़े बड़े दिग्गज नेता बीजेपी अपने मैदान में उतारेंगे, कांग्रेस अपने मैदान में उतारेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, तब जाके हरियाणा की सत्ता में बहुत बड़ा बदलाव होगा। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी चुनाव को उठा पा रही है। ये बीजेपी को भी पता लग गया है। बीजेपी धीरे धीरे अपने चुनाव प्रचार को गति दे रहे हैं। वही कांग्रेस उम्मीदवारों के ऐलान के बाद एकदम से चुनाव को उठाया है, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी जो है विकल्प के तौर पर आई है, एज में आई है। सबसे पहले लोकसभा सीट की बात करते हैं, अंबाला लोकसभा सीट की। यहाँ से कांग्रेस की तरफ से युवा नेता वरुण मुलाना को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी बंतो कटारिया को मैदान में उतारा है। बंतो कटारिया के लिए एक बात मजबूत है कि उनके प्रति जो सत्ता विरोधी लहर नहीं है, क्योंकि उनके जो घरवाले थे वो सांसद थे। लेकिन बंतो कटारिया इस वक्त मिसमैनेजमेंट के कारण पीछे रह चुकी है। वरुण मुलाना जैसे उम्मीदवारी का ऐलान हुआ उसके बाद उन्होंने जो है इलेक्शन को उठाया। इस वक्त एज में है। वरुण मुलाना तभी जीत सकते हैं जब शैलजा समर्थकों का अंबाला में उनका साथ मिले। तो ईमानदारी के साथ शैलजा जो गुट के नेता वहाँ पर है, क्योंकि शैलजा का अच्छा खासा प्रभाव है, अच्छा खासा वोट बैंक है, वो वोट बैंक वरुण मुलाना को आ जाते हैं, तभी वरुण मुलाना यहाँ से जीत निकाल सकते हैं। लेकिन बंतो कटारिया मोदी और मनोहर लाल खट्टर के भरोसे हैं, नायब सैनी के भरोसे हैं। खुद उनके पति के नाम पर काम के हिसाब से वो वोट भी नहीं मांग रही है। वे बस मोदी, खट्टर और नायब सैनी के भरोसे ही चुनावी मैदान में कूदी हैं। अगली सीट है सिरसा की। यह भी आरक्षित सीट है। यहाँ से बीजेपी के अशोक तंवर मैदान में है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पर कुमारी शैलजा मैदान में है। अशोक तंवर खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो मेहनत की है उसके हिसाब से उनको एज नहीं मिली है, उतना समर्थन नहीं मिल पाया है। लेकिन शैलजा के लोगों की चॉइस थी। जब सिरसा के लोगों से पूछा जा रहा था तब यही कह रहे थे कि अगर कुमारी शैलजा को उम्मीदवार बनाया जाए तो अशोक तंवर को टक्कर मिल सकती है। तो कांग्रेस ने उनकी भावनाओं को समझते हुए कुमारी शैलजा को मैदान में उतार दिया है। हुड्डा गुट का कितना साथ रहता है ये देखने वाली बात भी है, क्योंकि शैलजा के नामांकन में हुड्डा व हुड्डा गुट नदारद रहे। लेकिन शैलजा इस वक्त कुछ एज में है। अगर इसी प्रकार से एज बढ़ाते रहे तो शैलजा के लिए अच्छा जो है काम होगा। हालांकि अशोक तंवर जल्द ही जो है नरेंद्र मोदी की रैली करने के पक्ष में है। हो सकता है कि हिसार और सिरसा की कॉमन रैली हो, फतेहाबाद भी रैली हो सकती है। उससे बड़ा जो है कह सकते हैं कि प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जहाँ पर भी रैली करने जाते हैं वहाँ पर प्रभाव पड़ना अवश्य है। उस समय क्या हालात होंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस समय कुमारी शैलजा अच्छे एज में है। अगली सीट है सोनीपत। सोनीपत से कहीं ना कहीं दोनों नए चेहरों को मैदान में कांग्रेस और बीजेपी ने उतारा है। जहां कांग्रेस ने सतपाल ब्रह्मचारी तो बीजेपी ने मोहनलाल बड़ौली को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि सतपाल ब्रह्मचारी ने साफ तौर पर कह दिया कि वे हुड्डा के सिपाही हैं, हुड्डा उनके नेता हैं, हुड्डा के कारण वे चुनाव लड़ रहे हैं। यानी जो हुड्डा समर्थकों का वोट बैंक है वो अपने आप सतपाल ब्रह्मचारी को आ जाएगा। और उसके साथ साथ मोहनलाल बड़ौली कहीं ना कहीं
किसान वोट बैंक ज़्यादा होने से, जाट वोट बैंक ज़्यादा होने से कुछ ना कुछ दिक्कतें आई हैं, क्योंकि कांग्रेस ने ब्राह्मण कोटे से ही सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दी है और ब्राह्मण ही मोहनलाल बड़ौली है। तो ब्राह्मणों के वोट बैंक दो भागों में डिवाइड होते हैं। तो मोहनलाल बड़ौली को पता है कि ज़्यादा नुकसान उन्हें हो रहे हैं, क्योंकि 2014 और 2019 में ब्राह्मणों के वोट अच्छी खासी तादाद में बीजेपी के पास गए थे। कहीं ना कहीं सोनीपत में जो राजनीतिक सियासी समीकरण गरमाए हुए हैं, उसके लिहाज से इस वक्त कुछ एज में जो है सतपाल ब्रह्मचारी मजबूत हैं, लेकिन उनका माइक्रो मैनेजमेंट कितना काम करता है ये देखने वाली बात होगी। इस वक्त कांग्रेस वहाँ पे मजबूत है। अगली सीट है रोहतक। आपको बता दें कि रोहतक ऐसी सीट है जहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान ही नहीं किया। उससे पहले दीपेंद्र हुड्डा ने अपना प्रचार प्रसार आरंभ कर दिया था, रैलियाँ शुरू कर दी थी, जनसभाएं शुरू कर दी थी। हालांकि शहरी क्षेत्रों में बीजेपी वहाँ पे मजबूत है, लेकिन यहाँ पर अरविंद शर्मा के लिए मुसीबतें काफ़ी हैं, क्योंकि लोगों का गुस्सा है। उन्होंने अपने विरोधियों को जो है सांसद रहते हुए खूब लताड़ा था, कहीं ना कहीं दुश्मन बना लिए थे, जिसके कारण आज उन्हें कुछ नुकसान हो रहा है। तो ये देखने वाली बात होगी कि नॉन जाट वोट बैंक, इकट्ठा वोट बैंक जो है बीजेपी के पास रोहतक में कितना जाता है। लेकिन इस वक्त रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत ज़्यादा मजबूत है और इस मजबूती के कारण ही जीत के सबसे प्रबल दावेदारों में कांग्रेस पार्टी में उनकी गिनती हो रही है। अगली सीट है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का हाल आपको बता देते हैं। कुरुक्षेत्र वैसे तो धर्मनगरी कहा जाता है, लेकिन यह मुकाबला त्रिकोणीय है। कभी सुशील गुप्ता आगे निकलते हैं, कभी अभय सिंह चौटाला आगे निकलते हैं, कभी नवीन जिंदल आगे निकलते हैं। कांटे का मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है। यहाँ पर अभी तक ऊंट किसी करवट बैठा नहीं है। यहाँ पर जीत हार का या आगे पीछे का नाम लेना भी मूर्खता का काम है। यहाँ पर कड़ी जो है कह सकते कि मुकाबले के तौर पर सियासी समीकरण को देखा जा रहा है। कड़े से कड़ा मुकाबला कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर होगा, सबसे होट होगा। देखने वाली बात होगी कि जीत किसकी होती है। अभी तीनों प्रत्याशी जो है मजबूत हैं, टक्कर आपस में दे रहे हैं। लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कुरुक्षेत्र से कौन जीत रहा है। आपके कमेंट सर्वे के आधार पर पिक करेंगे कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर। इस वक्त आपको क्या लगता है किस पार्टी की जीत हो सकती है, कमेंट अवश्य करें। अगली सीट है हिसार। हिसार लोकसभा सीट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में आ चुका है, जहां जयप्रकाश ने जैसे ही इलेक्शन के लिए उम्मीदवार का नाम उनका हुआ था तो इलेक्शन को उठा दिया था। जयप्रकाश में एक हुनर है कि अगर वो पीछे भी है ना तो भी वो इलेक्शन को उठा देता है। जैसे आदमपुर का बाई इलेक्शन उठाया था, लेकिन पिछले काफ़ी सालों से उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। शहरी क्षेत्र में विशेषकर बीजेपी हिसार में मजबूत है। शहरी क्षेत्रों का वोट बैंक की जो लीड होगी कांग्रेस उसे कवर करने के लिए दूसरी विधानसभा सीटों का सहारा लेगी। यहाँ पर खास बात यह है कि वीरेंद्र सिंह डूमरखा का उचाना में अच्छा खासा प्रभाव है। वहाँ पर कांग्रेस कितना वोट बैंक लेती है। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि कुमारी शैलजा का भी उपलाना में प्रभाव है। वहाँ से जो है कितना वोट बैंक जो है जेपी खींचते हैं। यानी तुर्क का इक्का कांग्रेस के लिए साबित होंगे नारनौद, उचाना और उकलाना और आदमपुर में भी जो है जेपी चाह रहे हैं कि अब की बार यहाँ से लीड ली जाए, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई तो मैदान में है ही नहीं और कुलदीप बिश्नोई बीजेपी से नाराज भी हैं। यहाँ पर जयप्रकाश शहरी क्षेत्रों में पिछड़े हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूती बनाने के लिए कोशिश उनकी जारी है। कहीं ना कहीं हिसार लोकसभा सीट सभी पार्टीज विशेष तौर पर ध्यान दे रहे हैं। वहीं अगली लोकसभा सीट है भिवानी महेंद्रगढ़। भिवानी महेंद्रगढ़ पर कांग्रेस और बीजेपी ने अपने उम्मीदवार सॉलिड उतारे हैं। दोनों दोस्त भी हैं, धर्मवीर सिंह और रावदान सिंह। और भिवानी में जब हम विशेष तौर पर फील्ड में गए थे, जब उम्मीदवार का ऐलान कांग्रेस ने नहीं किया था, उस समय वहाँ कह रहे थे कि रावदान सिंह को मैदान में उतारा जाए। रावदान सिंह को मैदान में उतार दिया। अहिरवाल वोट बैंक भी अच्छा खासा खींचेंगे। 4 सीटें अहिरवाल क्षेत्र से भी आती है और 5 सीटें जाट बेल्ट से भी आती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा जाट बेल्ट को खींचने का कार्य करेंगे। किरण चौधरी
का अच्छी प्रकार से निष्पक्ष रूप से उनका वोट बैंक जो है राव दान सिंह की तरफ आराम से आ जाता है, तो इस वक्त जो है राव दान सिंह एज में है, धर्मवीर सिंह कुछ पीछे है। इसका कारण भी है क्योंकि धर्मवीर सिंह 2014 और 2019 की तरह मोदी पर ही आश्रित है कि मोदी के नाम पर वोट चाहिए। ज़्यादा उन्होंने अपने काम के हिसाब से ज़्यादा तवज्जो नहीं दी है। कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर के तौर पर ही धर्मवीर सिंह अपने आप को मजबूत मान रहे हैं। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि राव दान सिंह की मैनेजमेंट देखने वाली बात होगी कि कैसी रहती है, क्योंकि दूसरा चरण आ गया है, फिर फाइनल चरण आएगा। फाइनल चरण में उनकी मैनेजमेंट अच्छी रहती है तो उनके लिए बड़ा मौका जो है भिवानी महेंद्रगढ़ से निकल सकता है। अगली सीट है करनाल। करनाल सीट पर काफ़ी कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि यहाँ से मनोहर लाल खट्टर आ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। जिनको लग रहा है एक बार करनाल होकर आइएगा, हमने भी वहाँ पर जाके देखा है, इस वक्त मनोहर लाल खट्टर बहुत ज़्यादा मजबूत है। कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर जो कह सकते कि एक केस से रिलेटेड जो खबरें आ रही है वो भी कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। और उसके साथ साथ जो विपक्षी वोट बैंक आपस में बट रहा है, क्योंकि वीरेंद्र मराठा भी मैदान में कूदे हुए हैं। करनाल से मनोहर लाल खट्टर की राह बहुत ज़्यादा आसान है। गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह मैदान में है। कांग्रेस ने राज बब्बर को मैदान में उतारा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस सोच रही है कि जो एंटी बीजेपी वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, पंजाबी वोट बैंक है, ब्राह्मण वोट बैंक है, उसको खींचा जाए। लेकिन इस वक्त इंद्रजीत सिंह बहुत ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि इंद्रजीत सिंह यादव के अहिरवालों के राजा हैं, अच्छा खासा प्रभाव है और अहिरवाल उन्हें माथे पर रखते हैं। और उसके साथ साथ मोदी के नाम पर भी अहिरवाल जो है लगाव रखते हैं। अहिरवाल में आज भी मोदी का जादू चल रहा है, जिसका पूरा फायदा जो है राव इंद्रजीत सिंह उठाने जा रहे हैं। करनाल और गुड़गांव में क्लियर है कि बीजेपी मजबूत है। वहीं फरीदाबाद की बात करते हैं। फरीदाबाद में ये लग रहा था कि कांग्रेस कई भागों में डिवाइड होगी, कर्ण दलाल निर्दलीय लड़ेंगे, कुछ अन्य प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन अब कृष्णपाल गुर्जर के रवैये से कहीं ना कहीं उनके साथी भी उनको कहीं ना कहीं झटका दे सकते हैं। काफ़ी ऐसे नेता मैदान में कूद चुके हैं जो कृष्णपाल गुर्जर को हराने के लिए अपनी बात कह रहे हैं। जेजेपी के कुछ विधायक भी कर्ण दलाल को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, जेजेपी के जो पूर्व विधायक हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि कर्ण दलाल का महेंद्र प्रताप सिंह के साथ आना एक बड़ा तुरुक्का का साबित हो सकता है। अब फरीदाबाद में कड़ी चुनौती कृष्णपाल गुर्जर को मिल रही है। यहाँ पर जीत हार का फासला बहुत कम रहने वाला है और कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पर अच्छी एज ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं 6 सीटों पर कांग्रेस के लिए मौका है। 3 सीट पर जहाँ बीजेपी मजबूत है और 1 सीट कुरुक्षेत्र, यहाँ पर कांटे का मुकाबला है। इस विषय में आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।